आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मी सेट नंबर 5वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पेपर सेट 4 देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला लिख रहा है, इसमें लिखा है कि 1200 रुपए है, यानी कि प्रिंसिपल आपका मूलधन आपका 1200 रुपए गिवन है, मूलधन 1200 रुपए गिवन है। इसके बाद में कह रहा है कि 1200 से ये राशि हो जाती है 1428। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, आपकी राशि हो जाती है 1200 रुपया से 1428 रुपए। कितने वर्षों में? ये कह रहा है कि आपकी जो वर्षें लगी हैं वो 2 वर्षें हैं। 1200 रुपया मूल था, प्रिंसिपल था, मूलधन था, और इसके बाद ये राशि आपकी हो जाती 1428। इसका मतलब आपको ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज पे यहाँ कैलकुलेशन हो रही है। तो आपको ब्याज कितना मिला? तो आपको ब्याज मिलेगा 228 रुपया। कितने रुपया ब्याज मिला? इसमें से ये लेस कर देंगे। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्र में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं? 2 चीजें, एक आपका मूलधन और एक आपका ब्याज। ब्याज चाहे वो चक्रवृद्धि हो और ब्याज चाहे वो साधारण हो। इससे आप जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू आपकी 228 आएगी। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज आपका कितना है? ये सिंपल इंटरेस्ट है एसआई 228 रुपया। 228 मूलधन आपका कितना है? 1200। रेट आपका क्या है? रेट आपको क्या करना है? रेट बताना है। टाइम आपका कितना है? तो 2 ईयर है, 2 वर्ष है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आप 12 से अगर काटेंगे तो 12 से काट दीजिए, नहीं तो 4 से स्टार्टिंग कर देते हैं। इस 2 से काटिए पहले, 2 2 और यहाँ 4 हो गया। अब 12 से अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 12 से आप बताइए 12 से कितने बार कटेगा? तो 12 से अगर आप काटेंगे, 12 निम्मा 108 होता है। अब 12 निम्मा 108, ये तो 114, तो कटेगा पूरा पूरा नहीं। जब कटेगा नहीं तो आप 4 से काटिए पहले इसको, 3 से काटिए, 3 चौको 12, यहाँ 3 तिया हो जाएगा 9। इसके बाद में आपका कितना 24 बचेगा, 3 8 24। ये आपका आएगा कितना 19/2। R% की अगर बात करें, R% आपका कितना आएगा 19/2 आएगा। आप भाग देंगे तो 2 में 18, 2 पंचे 10, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 9.5% के करीब करीब। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें लिखा है कि 15,625 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल निकालना हमने आपको बताया था एक पेपर सेट में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15,625 का वर्गमूल। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पता है 125 होगा। कैसे होगा उसे देख लीजिए। 15,625 हमने लिख लिया, पीछे से जोड़े बनाइए। हमने बनाए जोड़े, यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका कोई जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब आप यहाँ 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 यहाँ 1 लिख लीजिए। अब 1 एकन 1 हो गया, यहाँ हमने लिख लिया। 1 और 1 कितना 2 हो गया। वैल्यू आप पूरे के पूरे जोड़े को उतारिए, कितना होगा 56 होगा ना, पूरा 56। इसको आप 1 से घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ आपका जो जोड़ा है वो 56 यहाँ आएगा। कितने का यहाँ, कितने का हम मल्टीप्लाई करें और कौन सी संख्या यहाँ रखें जो 56 के करीब हो जाए? आप कहेंगे 1 रखोगे तो 21 होगा। आप 2 रखिए यहाँ पे, अगर 2 आप रखेंगे तो 22 दूनी 44 होगा। 3 रखेंगे तो 23 या 69 होगा। 56 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे 2 लीजिए। 2 अगर आप लेंगे तो ये 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया। और यहाँ आपका 4 और ये 2, यानी कि 24 बना। ये आपका बचेगा कितना, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12। 24 का 12 में भाग जाएगा? बताइए आप। नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा 25 का उतारा ले लीजिए। अब यहाँ कोई एक और अंक अलग से मानना पड़ेगा। ऐसा अंक मानिए जिसके आखिरी में 5 आते हो। तो आप जान पाए कि 5 अगर आएंगे तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12 25 बनेगा। ऑप्शन की मदद अगर आप लेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस प्रश्न को कर जाएंगे। यहाँ अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सी संख्या ऐसी माने कि जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। यहाँ 5 हमने इसलिए माना क्योंकि 5 का 5 में गुणा करेंगे तभी तो 5 आ सकता है, और कोई रीजन इसके पीछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख रहा है, आ तथा बा 2 व्यक्ति हैं, एक आ है और दूसरा बा है। किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 15 दिन में कर सकते हो। वही पूछ रहा है कि बताइए आ प्लस बा इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो आप लासा लेंगे। लासा का मतलब होता है टोटल काम आप निकालेंगे।
आखिरकार टोटल काम हमारा कितना है, तो कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या आपकी 15 है, 15 का पढ़ा पढ़िए, 15 एकन 15, 10 का भाग नहीं जाएगा, 15 दूना 30, जब 30 आपने कर दिया 10 तिया 30 हो जाएगा, यहाँ 30, ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल टाइम, टोटल वर्क आ गया जो काम आपको करवाना है। अब आ की क्षमता कितनी है, तो 10 तिया 30, ये इसकी क्षमता रही, एफिशिएंसी, इसे क्षमता बोले या फिर एफिशिएंसी बोले। 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता आपकी कितनी है, 2 है। अब दोनों अगर मिलके काम करेंगे, दोनों अगर मिलके काम करेंगे, इसका मतलब अगर ये 3 काम करता है एक दिन के अंदर और ये 2 काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 काम एक दिन में कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए, आ जो व्यक्ति है वो 3 कलम बनाता है एक दिन में, और बा व्यक्ति है वो 2 कलम बनाता है एक दिन में। इसका मतलब दोनों अगर मिल गए तो एक दिन में कलमें कितनी बनेंगी, 5। दिन हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये दिन लिखे हैं। अगर यहाँ दिन है तो इसका मतलब ये एक दिन का काम निकलेगा। अगर यहाँ दिन ना होता, घंटा होता, तो 1 घंटे का काम निकलता। अब पूछ रहा है आ प्लस बा इस काम को, मतलब 30 काम को कितने समय में करेंगे। आ और बा की क्षमता कितनी है, आ और बा की क्षमता आपकी 3 और 2 कितनी है, 5 है। चाल बराबर दूरी बटे समय हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 5 से काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा टी बराबर 6 डेज, 6 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारी 3 होती है समाप्त। अब चौथे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा लिखा है, अमित ने घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। तो अमित है वो सेल कर रहा है घड़ी को 190 रुपये में, और 5% का इसको होता है लॉस। लॉस कितने परसेंट होता है, 5%। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए घड़ी का सीपी क्या है। तो घड़ी का आपको पूछा गया है क्रय मूल्य क्या है। आप इस प्रश्न को कई विधियों से लगा सकते हैं। पहले ही विधि समझिए, 5% की भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आपका कितना होगा, 5/100 कर लीजिए। 5% का मतलब बटे 100, काटिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10। नीचे हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य मिलेगा जब तक कहा ना जाए। हमेशा नीचे क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगी, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य के ऊपर ही होती हैं जब तक आपसे कहा ना जाए स्पेशली कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। नहीं कहा जाएगा तब हम लोग सीपी मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस मानेंगे। 20 रुपया खरीदी मूल्य है, 1 रुपया लॉस हो गया। अगर लॉस है तो माइनस लगाएं, लॉस है तो माइनस लगाएं। यहाँ जो एसपी होगा आपका 95 आएगा, और एसपी जो आपका इक्वल है वो 190 के है। तो 19 बराबर 190, तो 1 बराबर वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। 20 की वैल्यू आपको बतानी, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 10 गुणा 20 यानी कि 200 रुपये हमारा सीपी आ गया। यही तो हमसे आपसे पूछा गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है कि एक पहिए का व्यास, एक पहिया है, पहिया, एक पहिए का व्यास, पहिया मतलब आप ब्रश समझें, ब्रश समझें। पहिए का व्यास आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर, डायामीटर जो है पहिए का वो 70 है। इसका मतलब त्रिज्या आपकी 35 होंगी। त्रिज्या आपकी कितनी होंगी, तो रेडियस आपका 35 होगा सेंटीमीटर, और त्रिज्या से ही मतलब होता है। अब कह रहा है कि पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 720 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। पूछ रहा है कि 720 चक्कर लगाने में कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। तो बेहद आसान और बेहद इजी बात यह है कि एक चक्कर लगाने में पहिए को कितनी दूरी चलनी पड़ती है। गणित के अंदर आधार आपका एक होता है। हम कह दें कि एक कलम का मूल 5 रुपए है, तो 5 कलम का मूल आप कहेंगे 5 गुणा 5 यानी कि 25 होगा। तो पूरे गणित के अंदर हम लोग एक आधार मान के चलते हैं। इसी प्रकार से एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा पहिया, उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद में 720 का उसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक चक्कर में दूरी क्या होगी, तो एक चक्कर में दूरी वही होगी जो वृत्त का परिमाप होता है। तो एक चक्कर में दूरी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने लिख दिया। 2 पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है 35 है। 7 पना 35, गुणा जब करेंगे 22 पंचे 110, 110 दूना कितना हो गया, 11 दूना 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर इसके दूरी आएगी। इसके बाद में वो कह रहा है कि 720 चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर में जब इतनी दूरी तय कर रहा है तो 720 चक्कर में कितना, तो 220 गुणा 720, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 720 का। तो 1 0 और 2 0 आप लिख लीजिए। अब 72 का
72 का 22 में गुणा करवा दीजिए, यहाँ देख लीजिए करवा देते हैं। 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, यहाँ 144 कर लेते हैं, 4 4 4 8, यहाँ 5 हो गया, तो आपका वैल्यू आएगा कितना 1584 किलोमीटर ये चल जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में तो किलोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में उसने दे रखा है कि मीटर, तो मीटर में अगर ऑप्शन है तो बहुत आसान हो गया, 1584 00 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इतने मीटर बन जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा लंबा खंबा रखा जा सकता है। तो बड़े से बड़े लंबा खंबा का कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता क्या है, तो ये बिकट निकालना होता है। अगर कमरे की बात करें तो कमरे को हम लोग मानेंगे घनाभ, कमरा बराबर क्या मानेंगे, घनाभ मानेंगे। अब घनाभ का बिकट होता क्या है, तो डी बराबर डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है बिकट, डी फॉर डायगोनल अथवा फिर बिकट कहें। एल स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, ब्रेड्थ एंड हाइट का स्क्वायर करिए। एल की अगर बात करें तो एल आपका कितना है, तो एल आपका 5 है, 5 का 25, बी आपका 4 है 16, एच की बात करें तो 9 है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई जोड़ जाइए, कितना होगा, 16 ना 25 हो गया और 25 25 50 हो गया। इसको आप निकालेंगे तो आपका कितना रहेगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 2 होगा, जोड़ा किसका बनेगा 5 का, तो आंसर आपका होगा 5√2। अब मीटर है तो पूरे क्वेश्चन को मीटर में रखिए, मीटर है तो मीटर में रखिए, ये डायगोनल होगा आपका 5√2 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 38 या फिर 8वें की हम बात करें तो धातु के 3 घन है जिनकी भुजाएं 3, धातु के 3 घन है ऐसे, ये घन तो नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ये घन, आपको देख लीजिए, क्या वह ड्राइंग तो करनी नहीं है, हमें समझनी है बात। ये 3 का है घन और ये 4 का है और ये आपका कितने का है 5 का। इन तीनों को पिघलाया जाता है और इसके बाद में एक नया घन बनाया जाता है। तो पिघलाने का जो केस है, पिघलाने का जो केस होगा, पिघलाने के केस में पिघलाने बराबर हम लोग आयतन समझेंगे। अगर इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे और बड़ा घन अगर आप बनाएंगे, ये घन हम मान के चल रहे हैं, ये घन होता थोड़ा ही है, हम आपसे कह रहे हैं कि घन बनाने में मुसीबत होगी वहाँ पे पेपर में, तो ऐसा काम करिए कि जिससे आसानी से पेपर हमारा हो जाए। आपको हम समझा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 है, 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 का, ये 5 का, एक बड़ा घन हमको बनाना है। तो बेहद आसान सी बात है, घन अगर पिघलाए जाएंगे तो इनका आयतन बराबर होगा। तो पहले घन का आयतन 3 का क्यूब करिए 27, 4 का क्यूब करिए 64, 5 का क्यूब करिए 125। अब ये नया घन बनेगा, इसकी भुजा कितनी हमें पता नहीं है, इसकी भुजा हमें पता नहीं है, मान लेंगे इसकी भुजा कितनी है, ए है। अब इनको आप सबको जोड़ जाइए, जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर 216 बनेगा, जब आप इसको जोड़ेंगे 216 बनेगा, ए क्यूब। और आप अच्छे से जानते हैं कि 216 का मतलब 6 होता है, 6 का क्यूब होता है ना 216। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई 6 सेंटीमीटर। ए क्या है, तो ए नए घन की क्या है, ये भुजा है नए घन की। जब पिघलाने का केस आए, जो भी आपकी चीज़ें पिघलाई जाए, अब घन का आयतन आपका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, सबका क्यूब कर दो, जोड़ दो, इसके बाद में जो बनाया जाए इसकी भुजा आप मान लें और इसका क्यूब कर दें। इसके बाद में इनको जोड़ने के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको प्राप्त यहाँ पे हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या हुआ, 6 हुआ। इसके बाद में 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, या फिर हम बात कर लें 39 की। ये कह रहा है 4x² - 9 का फैक्टर करिए, फैक्टर गुणनखंड आपको करवाया गया है। तो कैसे होंगे, बहुत आसान है, इसको लिख लीजिए 2x² - 3 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a² - b² का। फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b a + b, यही फॉर्मूला होता है, वो यहाँ लगाना है। a की जगह आपका कितना है, तो a की जगह 2x और b की जगह आपका कितना है, तो 3 है। a - b यानी कि 2x - 3 कर दीजिए, दूसरे में 2x + 3 कर दीजिए, यही था सिंपल सा कंसेप्ट। अब नंबर 11वां अब हम करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 हो जाएगी। कौन सी राशि का मतलब हमें पता नहीं है कौन सी राशि है, कितनी वर्ष दे रखी है, तो t बराबर 2 है, r बराबर आपका 8% है, हो जाएगी का मतलब यहाँ पे अमाउंट गिवन है। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, ये आपका है मूलधन,
अमाउंट आपको गिवन है 174 हो जाएगी, 174 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह मिश्र धन आपको गिवन है। मिश्र धन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें सम्मिलित है, एक तो आपका मूलधन सम्मिलित है, इसके साथ साथ में ब्याज सम्मिलित है। ब्याज वही होगा जिसका ये क्वेश्चन है, साधारण का है तो साधारण का ब्याज होगा। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 174, ये हमने कर लिया। इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? इसके बाद में कुछ नहीं, बड़ी आसानी के साथ हम लोग बता देंगे। यहाँ पे आपका मूलधन अगर आपको निकालना है तो मूलधन बराबर 174 माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का ऐसा ही हो जाएगा। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, अथवा दूसरा काम ये होता है कि आप साधारण ब्याज निकालना है, जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल लीजिए। यहां से हम एक काम और कर सकते थे, दोनों बातें हम बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर आप 174 माइनस के क्या? मूलधन को आप लोग P लिखें, लिख दिया हमने। अब सूत्र लगाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। अब साधारण ब्याज आपका है 174 माइनस के P, लिख दिया हमने। यहाँ P है, रेट आपका कितना है? 8 है, और समय आपका 2 है, अपॉन 100 कर दिया। अब कर दिया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17400 माइनस के 100p, और ये आपका होगा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, यहाँ पे 16p हो जाएगा। 100p को आप इधर करेंगे तो 116p आएगा, 116p 17400, इसको इससे काटेंगे तो ये आपका आएगा 150। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 150 रुपये आएगा। इसका अथवा भी आंसर देख लीजिए, दो तरीके होते हैं। ये तो आपका पहला मेथड रहा। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा? सबसे पहले आप 8% की भिन्न निकालिए। 8% की भिन्न का मतलब 8% की फ्रैक्शन क्या होगी? 8/100 मतलब 2/25। अब टाइम आपका कितना गिवन है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो इस नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। ये 625 निकला। 2 साल की अगर बात करें साधारण ब्याज में तो 2 लाइन खींच लीजिए, पहली और दूसरी। यहाँ 2/25 के हिसाब से अगर बात कर लें, 2/25 के हिसाब से कितना वैल्यू बनेगा? 25 625, ये 25 आएगा, 25 दूनी 50, यहाँ 50 यहाँ 50, ये कहाँ से आए? तो 625 का 2/25 में आप जब गुणा करेंगे तब ये आएगा 50। अब ये 50 और 50 ये हैं क्या? तो ये आपका साधारण ब्याज रहा 50 और 50। मूलधन आपका कितना है? 625। साधारण ब्याज आपका कितना हो गया? 100 रुपये। और यहाँ ब्याज आप मूलधन आपका 625 है। कुल मिला के मिश्रधन जब आप निकालेंगे तो 625 प्लस 100 होगा, यानी कि 725 बनेगा। अब 725 जो हमारा है वो मिश्रधन है, और क्वेश्चन के किसके हिसाब के बराबर? 174 के। 725 इक्वल टू 174। आपको वैल्यू चाहिए मूलधन की, यानी कि 625 की। तो 625 की जो वैल्यू होगी 174 बटे 725 गुणे 625। जब इसको आप इससे क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर 150 आएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वें के बाद में हम लोग 12वें की तरफ चलते हैं। 12वां हमारा क्वेश्चन ये रहा। इसमें लिखा है ABC एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये एक वृत्त रहा। ABC एक त्रिभुज इसमें लिख रहा है, त्रिभुज है ABC। इसको हम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ वृत्त का केंद्र है, इसे O से दर्शाया गया है। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका C है, ये B है आपका, और ये पॉइंट आपका कितना है? A। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे लगाएंगे? हम सभी जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। हम सभी जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण बराबर 90 डिग्री। तो कौन है? तो ये आपका 90 हो गया। 90 और 30 जोड़ दीजिए, 9 3 12 120 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है? 180। तो बाकी का ये कितना बचा? 60 बचा। आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 42 के बाद में। 42 के बाद में अब हम लोग चलेंगे 43 के ऊपर। तो 43 क्वेश्चन में लिख रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? एक चुनाव में 2 लोग हैं। हम मान लेंगे कि टोटल वोट आपके 100 थे। कितने थे टोटल वोट? 100 थे। यहाँ एक विनर है
और एक लूजर है, यहाँ एक विनर है, एक लूजर है। 40% जो वोट प्राप्त करता है, जो 40% यानी कि हारने वाला ये 40% अगर वोट प्राप्त करेगा, 40% अगर 100 का 40% अगर वोट प्राप्त करेगा तो यहाँ पे 40 वोट प्राप्त करेगा। हम मान लेते हैं कि 100 वोट टोटल डाले गए। टोटल वोटों की संख्या आपकी कितनी है? टोटल वोट आपके कितने हैं? 100 मान लिया हमने। 40% इसका निकालेंगे 40, ये लूजर को मिले जो हारा। तो जीतने वाले को 60% मिले होंगे। इसका मतलब 60 वोट इसने ज़्यादा, 60 वोट क्या 60 वोट पाए होंगे। इसने कितना? 40 वोट। बताइए जीतने वाले ने हारने वाले से कितने ज़्यादा प्राप्त किए? तो 20। ये 20 क्वेश्चन के किसके बराबर है? तो वो कहता है 298 वोटों से हार गया। यहाँ अगर कैलकुलेशन आप 100 पे करेंगे, 100 मानकर करेंगे, तो यहाँ आपका अंतर हार जीत का 20 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये अंतर आपका कितना है? 298 है। जब 298 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना होगा? तो 298 बटे 20। यहाँ 100 की वैल्यू निकालोगे, 100 की वैल्यू निकालोगे 298 बटे 20 गुणा यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू निकालने के बाद जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। 20 पर 100, 5 का गुणा करिए, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 निम 45, 45 और 4 आपका 49 हो गया, 49 यानी कि 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लीजिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, 14 90 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में 44 है। 44 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। एक जो पिता है, फादर जो है, वो सन से 20 वर्ष बड़े हैं। अगर सन मान लेते हैं हम सन x साल के हैं तो पिताजी इनके x + 20 के होंगे। सन की उम्र पता है नहीं, मान ली हमने 20 साल कौन बड़े हैं? तो 20 साल पिताजी बड़े हैं। अगर सन 5 साल का है तो इसका मतलब पिताजी 25 साल के हैं। यही है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। आगे कह रहा है लेकिन 5 साल बाद पिता की आयु, 5 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना रह जाती है। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा? सन भी बढ़ेगा, सन बढ़ेगा तो x + 5 का हो जाएगा और पिताजी भी 5 साल बढ़ जाएंगे। इसका मतलब x + 25 के हो जाएंगे, x + 25 के हो जाएंगे। इसके बाद में उसने क्या कहा? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी रह जाती है। 3 गुनी कौन? तो 3 गुनी पिताजी की उम्र होगी। यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई पुत्र में करना पड़ेगा, क्यों? पुत्र की उम्र कम है, जो कमजोर होता है उसमें मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू x + 25 बराबर 3x + 15 हो जाएगी। 3x - x करिए तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा? 2x। 25 में से 15 लेस करोगे तो 10 आएगा। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो x की वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 5 आएगी। अब x था क्या? तो x ये था वर्तमान उम्र किसकी? तो सन की। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो उनकी वर्तमान उम्र पूछी गई। तो पिताजी कितने के रहे? तो फादर जो है वो 5 + 20, x + 20 है ना इनका मान, तो आपका टोटल इनका होगा 25 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम है इस सेट का, वो 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिख रहा है, √12, यहाँ √11 है प्लस √25। इसका आंसर निकालना है। किस प्रकार से करते हैं? बेहद आसान होता है। इस 25 को आप देख लीजिए, इस 25 का मतलब 5 हो गया। ये प्लस का निशान है, यहाँ लिख लीजिए। √ का निशान ये वाला लगाइए, ये 11 है। बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। 11 और 5 आपका कितना हो गया? 16। अब यहाँ हमने 16 लिख लिया। 16 का मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब आप निकाल पाए है कितना है? इसका मतलब 4 आया। ये प्लस का आपका निशान लगा है, ये प्लस का आपका निशान लगा है और ये 12 है। 12 और 4 कितना हो गया? 16। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 4। हमारा सेट नंबर 5 होता है कंप्लीट।